योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सभाएं की और स्थानीय निकाय के चुनाव की टोन सेट कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कहा था कि गर्मी निकाल दूंगा, गर्मी निकल गई। उन्होंने कहा कि जो धमकी देते थे उनके घर आज कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और आज मुख्यमंत्री तुकबंदी के भी मूड में थे, गजब तुकबंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। भयमुक्त यूपी, न फिरौती न धमकी। कुल मिला के लब्बो लुआब ये था उनका सहारनपुर और शामली की सभाओं में स्वर। यही भाजपा के चुनाव अभियान की टोन है, यहां से समझ लीजिए। स्थानीय निकाय का पूरा चुनाव इसी टोन पर लड़ा जाएगा और जो कुछ रही बची कसर थी वो भाजपा ने आज सुबह ही सुबह आंख खोलते ही एक वीडियो जारी कर दिया समाजवादी पार्टी के और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। जो सपा का एक विज्ञापन था, एक इलेक्शन थीम सॉन्ग था, जनता बुला रही है अखिलेश आइए, आके विकास का नया सवेरा लाइए, इस तरह का। भाजपा ने उसी की धुन ले ली और कहा गुंडे बुला रहे हैं अखिलेश आइए। फिर बाकी तो पूरी बहुत ही विचित्र कहानी है, उसमें क्या जाए। अखिलेश, उसमें अतीक भी है, उसमें मुख्तार भी है, उसमें हज हाउस भी है, उसमें गुंडई भी है, उसमें बदमाशी भी है, सब कुछ है। जितना आप सोच सकते मान लीजिए सब है उसमें। गुंडे बुला रहे हैं अखिलेश आइए, टोन निकली। अब जब भाजपा वालों ने सपा के चुनावी गान की टोन लेके अपना गाना उसमें फिट कर दिया तो भाई सपा वाले क्यों पीछे रहेंगे। उनकी भी चैतन्यता जागृत हुई और शाम होते होते वो भी एक गाना ले आए। धुन उन्होंने भी चोरी की भाजपाओं की तर्ज पर। उनने भाजपाइयों की धुन चोरी कर ली। आपको याद होगा कन्हैया मित्तल भजन गायक, बड़े प्रसिद्ध भजन गायक हैं। उन्होंने एक गाना भजन बनाया था, गाना बनाया था, आप उसको जो कहें, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। भाजपा ने उसको अपना एक तरह से स्टैंपिंग सिग्नेचर सॉन्ग मान लिया था चुनाव में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सपा वाले उसकी धुन चुरा लाए और उन्होंने कहा जो जनता को सताएंगे हम उनको हटाएंगे। और उन्होंने भी फिर जो कुछ दृश्य परिदृश्य था सब कह डाला भाजपा के ऊपर। तो चोरी की धुनों से भाजपा और सपा ने अपने शब्दों के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल दिया। धुनें चोरी की कोई बात नहीं, लेकिन शब्द दोनों के अपने अपने। हाँ। और योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनावी समर में 75 जिलों में जनसभाएं करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में जितने जिले उतनी योगी की सभाएं होंगी। और ये जो गुंडे बुला रहे हैं अखिलेश आइए, आतंकी बुला रहे हैं अखिलेश आइए, ये जो गाना बनाया है, ये गाना एलईडी रथ जो निकलेंगे भाजपा के प्रचार वाहन उसमें भी बजेगा। क्या वीडियो ऑडियो सब। सपा कैसा क्या करेगी वो तो अभी इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ। उधर बहन जी ने, बसपा ने आज 7 महानगर पालिकाओं में अपने मेयर की कैंडिडेट अनाउंस किए। बाकी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, मोटी बात समझ लीजिए, उसमें राजनीतिक संदेश है। 7 में 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 1 यादव, 1 निषाद। अब स्वाभाविक है जब 5 मुस्लिम बहुल इलाकों में बसपा के 5 मुसलमान मेयर कैंडिडेट लड़ेंगे तो वो भाजपा का वोट तो काटेंगे नहीं, सपा और उनमें ही लड़ाई होगी। यहां से भी एक राजनीतिक खिड़की खुलती है जिसको आपको देखना चाहिए।
समाजवादी पार्टी की ओर से अभी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उसकी क्या टूर प्रोग्राम रहेंगे, अखिलेश जी कब से निकलेंगे, कितनी सभाएं करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे, ऐसा कुछ अभी सार्वजनिक नहीं हुआ। इस मामले में थोड़ी पिछड़ रही है समाजवादी पार्टी। भाजपा ने इसमें पहल ले ली और आज खुद मुख्यमंत्री ने इस अभियान का शुभारंभ भी कर दिया। सपा के साथ एक दिक्कत ये भी आएगी कि उसके पास अखिलेश जी को छोड़कर कोई बड़े कैंपेनर नहीं है। अखिलेश जी मान लीजिए और फिर बहुत आइए तो शिवपाल जी को मान लीजिए, बाकी बहुत बड़े कैंपेनर नहीं है जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकें, इलेक्शन में प्राण फूंक सकें, ऊर्जा फूंक सकें या भाजपा के प्रचार अभियान का काउंटर कर सकें। लेकिन इन सब के बीच में माफिया, अतीक, मुख्तार, दंगा, गोला बारूद, फिरौती, धमकी, गर्मी उतर गई, इन सब के बीच में ही घूमेगा उत्तर प्रदेश का निकाय का चुनाव। एक और योगी आदित्यनाथ होंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दो पर्सनैलिटी एक ही मुद्दे पर भिड़ेंगे, वो होगा कानून व्यवस्था। यूपी में झंडा कौन फहराएगा? स्वाभाविक है ये विज्ञापन से नहीं फहरेगा, ये केवल वीडियो से नहीं फहरेगा। जमीन पर जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, किसका मुद्दा जनता को समझ में आ रहा है, झंडा भी उसी का फहरेगा। आज से 15 दिन पहले मैंने कहा था इसी मंच पर कि स्थानीय निकाय का चुनाव केवल कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमेगा। उसमें माफिया होगा, उसमें गुंडई होगी, उसमें आतंकवाद होगा, उसमें लूट खसोट, फिरौती, धमकी, ये सब जो बिंदु है मिलके एक फ्यूजन बनेगा, उस मुद्दे पर चुनाव होगा। तो बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मुझे अलग समझाइश दी थी। उनका नहीं अमिताभ जी आप समझ नहीं रहे हो, तो मैंने भाई आप समझा दो। तो उन्होंने कहा नहीं उनके मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय निकाय के खड़ंजा है, नाली है, बिजली है, पानी है, पार्क है और क्या क्या बताया था। अब मुझे दिख रहा है दोनों तरफ से चुनाव वहीं जा रहा है। दोनों ने वीडियो जारी कर दिए और योगी जी ने भाजपा के सारे इलेक्शन कैंपेन की टोन तय कर दी नवेश को। अब उससे बाहर तो नहीं जाता इलेक्शन। भाजपा ने अपना इलेक्शन का स्वर तय कर दिया, अपने सबसे बड़े प्रदेश के जो चेहरा है उसके 75 जिले में 75 रैलियां का कार्यक्रम तय कर दिया है। आज 2 रैली वो कर भी आए, सहारनपुर और शामली। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई जुम्बिश नहीं दिख रही ट्विटर के अलावा। अभी ट्विटर पर मामला चल रहा है और चुनाव ट्विटर पर होता नहीं, चुनाव तो भाई जमीन पर ही होगा। रोहित जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए था इस इलेक्शन की गंभीरता को देखते हुए? आज से 2 साल पहले सपा के एक नेता ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत बातचीत में, इसलिए नाम चक्कर में ठीक नहीं, उसने मुझसे कहा कि भैया हमारे यहाँ समस्या मालूम क्या है, जिसको अच्छाई बता रहे रोहित। उसने कहा कि समस्या मालूम क्या है? बोले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहल्ले में कौन लोहिया युवजन सभा का बनेगा अध्यक्ष, वो भी फैसला वही करेंगे। क्या बोले अगर बड़े हो गए तो कुछ छोड़ो ना, विकेंद्रीकृत करो ना। लेकिन पार्षदी भी राजेंद्र चौधरी कापी लेके खड़े होंगे, बोले हाँ गुड्डू को देंगे, पप्पू को, बोले पप्पू कर दो। क्या अरे छोड़ो ना, नीचे है ना कमेटियां, कुछ तो वहां है ना, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए हो ना, वो नहीं काम करेंगे। और अगर यही तर्क है तो भाई साहब ये 40,000 पार्षद की टिकट फाइनल करते करते तो इलेक्शन निपट जाएगा, फिर कब निकलेंगे? फिर आप कहोगे कि हम तो टिकट ही फाइनल करते रहे, चूंकि जमीन पे टिकट देनी थी। फाइनल हो गई, ठीक ठीक। प्रशांत पटेल जी जी कहा जा रहा है कि भाई ये थोड़ा ज्यादा आक्रामक बना दिए वीडियो जो जारी किए है भारतीय जनता पार्टी ने। एक दूसरा ये कि रोहित जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चूंकि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है और टिकटार्थी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टिकट बांटने में इतना समय लग गया कि हम निकल नहीं पाए प्रचार के लिए। और एक बात देखो भाई, बहुत वो नाप तोल के बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें आजकल ऐसी हैं, सब सुनते हैं, जो अभी नहीं सुन पाते वो बाद में सुन लेते हैं। उमेश जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बात कह दूँ, बड़ी रोचक बात है, ध्यान आ गई रोहित जी की लिए कि आप बताइए, 2 लोग, आजम खान को छोड़ो,
हालांकि ये भी रामपुर के लिए एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से 30, 35, 40 साल बाद ऐसा दृश्य है रामपुर में, जब ना तो नूर महल है चुनावी राजनीति में, ना आजम खान है का परिवार है। ये स्थिति तो आ गई, नूर महल भी किनारे और आजम खान साहब की गली भी किनारे। वरना इस वक्त तो वहां इतनी भीड़ होती थी उनकी गली में, जहां घर है उनका, है कि रेलम रेल होती थी। रोहित भाई ने कहा कि भाई क्या करें, अखिलेश जी अकेले हैं। अब बताइए, ये बात आपने कही सद्भाव से, मैं जानता हूं आपका मन, लेकिन यही बात जब उनके दो चाचा सुनेंगे तो वो कहेंगे हम किस लिए हैं, हमें दे देते, आधे आधे टिकट हम निपटा देते। नहीं भाई, वो भी तो चाचा हैं, और वो भी देश दुनिया घूमे हुए चाचा हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चाचा हैं। भाई वो तो बड़े पुराने चाचा हैं, तो वो नहीं निपटा देते, बताओ। लेकिन अब वही है कि भैया जब चाचा को दो तब ना चाचा निपटाए, जब कापी ही नहीं दी तो जांचे क्या। एक बात जो है वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय ये है कि प्रो अपीजमेंट, प्रो माफिया, एंटी हिंदू, प्रो गुंडा, इस टाइप का एक नैरेटिव बनेगा समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा की तरफ से, ठीक। और उस नैरेटिव को ताकत देगा अतीक एंड कंपनी का जो कार्यक्रम हुआ वो, और या मुख्तार और बाकी सब। इसके काउंटर में विपक्ष के पास कौन सा नैरेटिव आपको दिखता है जो जमीन पर लोगों के समझ आ जाए। क्योंकि मसला ये नहीं कि नैरेटिव आपने कौन सा खड़ा किया, मसला ये कि नैरेटिव समझ कौन सा आया। भाई देखिए, कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, सीटें भाजपा की बढ़ गई, 303 हो गई। जब चाय वाला कहा था तो 282 आई थी, फिर जब चौकीदार चोर बताया तो 303 हो गई। तो नैरेटिव समझ भी तो आए। मैंने कहा था तब, मुझसे कहा जब बाकी पार्टियों के मित्रों ने कि नहीं देखिए मुद्दे अलग होंगे, तो मैंने कहा था जान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं भाई। क्या ये सच नहीं कि कैराना में कुछ इलाके ऐसे थे जहां कोई कप्तान गए ही नहीं कभी, डर के मारे, पुलिस ही नहीं जाती थी। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे इलाके नहीं थे जहां ये कहा जाता था कि भाई यहां शासन प्रशासन किसी को जाने की परमिशन नहीं। बोले क्यों, बोले यहां फलाने जी हैं। ये सच था, लोगों ने देखा है। और अगर आप आज वैसी स्थिति नहीं है तो आप उस इतने बड़े चेंज को नकार कैसे देंगे। और अगर आप नकार रहे हैं तो फिर स्वाभाविक, फिर तो शुतुरमुर्ग वाली बात है। क्या आप देखना नहीं चाहते। गाजियाबाद से लेके और सहारनपुर तक एक विशिष्ट किस्म का आतंक था कि नहीं था। आ रहे अभी आएंगे आपके पास, था कि नहीं था। दसियों लोग थे उसमें, नाम लेने की सबकी जरूरत नहीं। पूरब में इलाहाबाद से लेके और मऊ तक दूसरे किस्म का आतंक था। तो जिन लोगों ने आतंक झेला वो, और जो आतंक से मुक्ति देख रहे हैं वो दोनों लोग महत्वपूर्ण होंगे इस चुनाव में, ऐसा मैं मानता हूं। नावेशिको जी, एक और बड़ा डेवलपमेंट है, भाजपा कितना अच्छा चुनाव लड़ेगी, सपा कितना अच्छा लड़ेगी, इससे ही परिणाम नहीं आएगा, मेरी छोटी बुद्धि कहती है। परिणाम में एक फैक्टर और है महत्वपूर्ण। बसपा ने आज 7 मेयर कैंडिडेट अनाउंस किए, जो 7 बचे थे, जो कल बीजेपी ने किए जाके, वहीं के बसपा ने आज किए, ठीक। 7 में 5 मुसलमान हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट करके चलूं, एक यादव है, एक निषाद है। पांचों मुस्लिम बहुल इलाकों में बसपा ने मुसलमान मेयर उम्मीदवार लड़ा दिया। इसका क्या पॉलिटिकल वो होगा, इम्प्लीकेशन क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है भैया। कांग्रेस को तो वैसे ही डबल निमोनिया है जी, उसका तो खुद ही का कुछ तो बचे ना, उसके बाद वो क्या लड़ेगी, क्या मदद करेगी। भाई मदद करने के लिए भी कुछ चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, एक तो बीएसपी का जो फैक्टर है इस चुनाव में,
वो आपको, आपके गठबंधन को कितना प्रभावित करता है? क्योंकि जब मेरठ में एक पैसे वाला और सार्वजनिक जीवन जीने वाला प्रभावशाली मुसलमान कैंडिडेट वो लड़ा देती है, ठीक, कहती भाई फिर तेरी किस्मत, तू जितने वोट ले ले, ठीक, एक उनकी अव्यवस्था लड़ गया। वो और कुछ नहीं करेगा, कम से कम आपके लिए तो संकट पैदा कर ही देगा। 10, 20, 25, 30 हजार कुछ तो वोट पाए गई, आखिर बिल्कुल लल्लू को तो टिकट दिया नहीं उन्होंने, एक। और दूसरी जो बात आ रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन का की फैक्टर, मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? भाजपा ने स्पष्ट कर दिया, समाजवादी पार्टी बहुत सारे मुद्दों को उठा रही है, लेकिन उसका इस चुनाव में एक निर्णायक मुद्दा कौन सा है जिस पर वो चाहती है कि सबसे ज्यादा फोकस हो? रोहित बाबू, वक्त ठीक नहीं है, उकसाने वाला काम तो कतई नहीं करो। दिल्ली से लेके यहां तक जिसने उकसाया उसने फिर बाद में उल्टा पड़ा। मैं कई उदाहरण गिना सकता हूं, जिन्होंने ताल ठोकी कि हिम्मत हो तो ऐसा करके दिखाओ, वैसा हो गया तो फिर रोने लगे, अरे बोले बताओ ऐसा कर दिया क्या? पार्लियामेंट से लेके और यूपी विधानसभा तक क्या बोला जी, राहुल जी का कुछ करके दिखाओ क्या? ऐसी हाय लगी, घर मकान से गए, मेंबरी से गए क्या? बोले जी अब फलाने जी का करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए। बोले फलाने करके दिखाओ, पता लगा वो भी निपट लिए मोदी जी की राज में। वैसे ही कहा वो विधानसभा में, वो कुछ लोगों ने बाद में कहा भी कि अखिलेश जी ने प्रवोक कर दिया मुख्यमंत्री को, नहीं तो इतना बवाल नहीं होता। ये कसारी मसारी के इलाके के मुसलमानों ने कहा, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैंने देखा था टीवी पे, वो कह रहे थे सारी गलती अखिलेश यादव की, उन्होंने इतना प्रवोक कर दिया कि उसके बाद तो ये होना ही था। अब आपने एक नई थ्योरी दे दी, बोले हिम्मत है तो अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। काहे को बवाल करा रहे हो भाई? हिम्मत तो टेस्ट कर ही चुके हो, हिम्मत टेस्ट कर चुके हो महाराज। कोई जानता था गांधी परिवार के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? हो गई नहीं। तो आप लोग काहे, मैं तो जान गया भैया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो दूसरे को निपटा रहे हैं क्या? प्रशांत पटेल भैया, रोहित बाबू ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए बस, प्रशांत पटेल जी के पास चलिए। नहीं अभी नहीं, अब दोबारा में आएंगे एक बार। आप मुझसे अच्छी राजनीति समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहो, वो दूसरी सरकारें थी, जब वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, चरण सिंह थे, अब मनमोहन सिंह थे, अटल जी थे, छोड़ दीजिए। आप अनुभव से, अतीत से नहीं सीखते। जितनी बार आप लोग ताल ठोक के आए उतनी बार रोए नहीं रोए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं 10 सेकंड दे दीजिए। मैं अच्छे फन्ने खां जेल चले गए, जो फन्ने खां थे, नहीं चक्की पीसिंग है, बताओ। तो ऐसा काहे को कहो? आपके खिलाफ की गई कार्रवाई का असर, ये लिख लीजिएगा डायरी में, तब पड़ता है जब आप इंदिरा गांधी के स्ट्रेचर के हो क्या? वरना तो दरोगा धपड़िया बंद कर देता है, जवानती मिलता नहीं है, कोई मिलाई करने जाता नहीं है, ठीक? ये समझ लीजिए हिंदी में, उसके लिए इंदिरा गांधी होना पड़ता है क्या? और वो कहानी कैसे बनी, वो किसी दिन बैठेगा तो हम बताएंगे। चरण सिंह एम्स में भर्ती थे, कौन उनसे मिलने गया था गुलदस्ता लेके, फिर वो कहानी कैसे पलटी, फिर जयंत के पहले जन्मदिन पर इंदिरा जी घर आई, वो सब कहानी दूसरी छोड़ो, उसमें मत जाओ ना, वो कहानी दूसरी है मित्र। लेकिन कोई इंदिरा गांधी है क्या भाई गलाल? कोई इंदिरा गांधी है क्या? और अगर ऐसी गलत फहमी है किसी को कि हम इंदिरा गांधी है रोहित बाबू, तो ऐसे सब लोगों को मेरा प्रणाम पहुंचे। इंदिरा गांधी की फोटो कॉपी भी कोई नहीं है, इंदिरा गांधी छोड़ो। आप लोगों ने इतनी उत्तेजना पैदा कर दी कि जाने कितने राजनेताओं का नुकसान करा दिया। भाई जब फाइलें डबी धकी थी, चल रहा था, आपने कहा फलाने फाइल निकाल के दिखाओ, उन्हीं की निकाल दी। ये ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी अतीक मुख्तार, ये जो एक नैरेटिव है उत्तर प्रदेश का कि भाई माफिया हैं, ये समानांतर सरकार चलाते रहे अपनी, दिस दैट दैट, इसको और स्थानीय निकाय के जो बेसिक इश्यूज होते हैं उनमें भाजपा को लगता है कि नहीं, ये जो पहले वाला नैरेटिव है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसको इलेक्शन का मुख्य वो बनाना चाहिए इशू। अभी तो 4 तारीख को पहला मतदान है, फिर 11 को दूसरा, और अभी लिस्ट में भी बहुत सारे हैं, कौन बमबाज और कौन कौन नहीं, जो सब फरार चल रहे हैं।
अभी जितने पटाखे छूटे उतने का इतना ताप है, और बीच में वोटिंग से पहले एक आध और आतिशबाजी हो गई। तब रोहित जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गठबंधन के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता नहीं है ना, जो गठबंधन का चेहरा है, पोस्टर बनेगा तो उसमें उनका चेहरा आएगा, ऐसे लोगों ने कहीं खुल के तो कहीं इशारों में पीड़ा जाहिर की, दुख जाहिर किया, अतीक के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, उसके बड़ा आक्रोश, गुस्सा दिखाया अपना कि अब जैसे कुछ गलत हो गया हो, बहुत अनर्थ हो गया हो। ये एक परसेप्शन ग्राउंड जीरो तक गया। इससे नुकसान हो सकता है आपको, आपकी पार्टी को। ये तो अतीक था, ठीक, 12, 15, 18, 20 सिपाही दरोगा होंगे क्या? कोई आर्मी तो लगी नहीं थी इसके लिए, जो इसको हथकड़ी डाल के घुमा रहे होंगे, अस्पताल ले जा रहे होंगे। इंदिरा गांधी तो भारत की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी सिक्योरिटी तो आटमोस्ट सिक्योरिटी, देश में कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं थी क्या? उसके बाद देश था बनाना रिपब्लिक हो गया इंदिरा जी के मारे जाने के बाद? नहीं ना, बेटा अभी नहीं, आप रुकना होगा, नहीं हुआ ना, फिर भी सब व्यवस्था चली। क्या ये कह देंगे कि नहीं नहीं देख लो, जब प्रधानमंत्री नहीं तो फिर क्या? एक और दूसरी बात, रोहित जी ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक बदमाश नहीं था, अपराधी नहीं था, और उन्होंने अच्छी बात कही कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, माफिया था। लेकिन आपके गठबंधन के पहले 5 चेहरों में से एक चेहरे ने कहा कि कोई केस नहीं बनता था अतीक पर, सब झूठे केस थे। अतीक अपराधी गुंडा होता तो चुनाव जीत के आता। दैया रे दैया, शब्द वापस नहीं जाते, ये जान लीजिए मित्र। कृष्ण भगवान जो बोल के गए गीता का, वो भी निर्वात में घूम रहा है। 5000 साल पहले की कथा, अब तो फिर बात ही छोड़ दो। रोहित जी, ये सवाल तो उठेगा ना, किसी छोटे मोटे आदमी ने कहा होता, अनुराग भदौरिया बोले होते छोड़ देते, रोहित अग्रवाल बोले होते छोड़ देते, डिसोन कर देते, कहते भाई इनके बोलने से क्या होता, क्या? ठीक बात। लेकिन जब वही बोल दिए हैं, जेठ बोल दें घर में कोई बात, तो फिर बचती है कोई? नाम भी ले दीजिए अमिताभ जी, फिर अब सब हम ही से कराओगे तो फिर आप लोग क्या करोगे भैया? सब हम ही से। नहीं, मैसेज तो जाना चाहिए ना ऊपर तक। मैं बोल चुका हूं, नाम भी बता चुका हूं इसी मंच पर। जब शब्द इस्तेमाल सब कभी मरते नहीं तो नाम भी बोल दीजिए। सबको पता है, सबको पता है शब्द किसके हैं ये। मैं तो शब्द इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर दिया ना। वही तो परसेप्शन का, इसलिए परसेप्शन का वही तो फर्क है। नहीं, पर देखिए होता क्या है, 2 तरह के लोग राजनीति में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक वो लोग पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन बोल रहा हूं, मेरी बात से प्रशांत भी सहमत होंगे, नवेश शिको भी, उमेश भी और रोहित आप भी। एक पार्टी लाइंस के खिलाफ जाके आड़ा तिरछा बोल दो, क्या? अब बाद में कहो हमने क्या गलत बोल दिया, क्या? पार्टी की जितनी लंका लगनी लग जाएगी, कोई बचा नहीं सकता उसको, ब्रह्मा भी। जो लोग अतीक की तरफदारी टीवी पर कर गए, वो जितना काम करना था पार्टी का कर गए, लगा गए लंका, क्या? अब वो जयंत और अखिलेश यादव के संभालने से रफू नहीं होती, ठीक? गांव गांव तक बात पहुंच गई। आजकल ये भी बड़ा बवाली है मोबाइल, क्या? इसमें सब वीडियो जाता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो बेमतलब उकसा देते हैं। वो लोग भी पार्टी का नुकसान कराते हैं। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है, वो सावरकर नहीं है, वो शेर है। किसी का शेर आया, ऐसा उनको शेर बनाया कि क्या हुआ, देख लिया ना। वो लोग भी दोषी हैं, और यूपी में भी वो लोग दोषी हैं, ऐसे ही लोग जो बाद में अब रो रहे हैं। इसलिए उकसाने की राजनीति से बचिए। ये आपके नेता को संकट में डाल सकती है, उकसाने की राजनीति आपके समर्थकों को संकट में डाल सकती है। डाल ही रहे। प्रशांत पटेल जी, बीएसपी की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 2014 से लेके और 22 तक कोई चुनाव इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि बसपा ने बीजेपी से सुपारी ले रखी है हमको हराने की। एक चर्चा आ रही है उधार के कैंडिडेट,
सब एक दूसरे को बताते हैं। और मेरा इसमें तजुर्बा ये कहता है कि सारी बड़ी पार्टियां चुनाव के समय कुछ उधार के कैंडिडेट जरूर रखती हैं अपने साथ। ये कोई नया चलन है क्या? मैं तो जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, चुनाव के 15 दिन के खेल में बहुत होता। भी विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा था, कई भाजपा के नेता सपा में गए थे, सपा के भाजपा में आए थे, बसपा वाले छोड़ के गए थे। नावेशी को आप इस धारणा से सहमत हैं कि ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश, इसमें पार्टियां पीछे हैं और दो पर्सनालिटीज के बीच का युद्ध है? जातिगत जनगणना का विषय सपा के लिए तब ज्यादा प्रामाणिक हो जाता क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं। माता पिता मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं भी, मेरी बात से प्रशांत जी भी सहमत होंगे, रोहित जी भी सहमत होंगे, लेकिन उनके घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो उनको बताते हैं। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, पिछड़ों के दो बड़े नेता उत्तर भारत के, इनके समर्थन से, सहयोग से मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी। ये आंकड़ा जारी नहीं करा पाए पिछड़ों का, जातिगत जनगणना का। जनगणना हो गई जाति आधारित, आंकड़ा जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं करा पाए? बाकी सब काम तो हो गया। सीबीआई में वही रिपोर्ट लगती रही जो आप लोगों ने चाही, क्योंकि आप समर्थन दे रहे थे। तो पिछड़ा ये नहीं पूछेगा, दलित ये नहीं पूछेगा, ओम प्रकाश राजभर जातियां नहीं गिनाएंगे, उनको तो सब मुजबानी याद है, 200-400 जातियां, कि भाई इसका आंकड़ा क्यों नहीं बताए। और एक बात और कहें, मान लो ये हाइपोथेटिकल बात है, मुझे नहीं पता सच में कि क्या होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस ढंग के कौतुक वाली राजनीति करते हैं, चौंकाने वाली, नावेशी को बहुत बड़ी बात और रोचक बात कह रहा हूं, देश की राजनीति का चेहरा ही बदल जाएगा। मान लीजिए 1% मनमोहन सिंह के समय जो हुई थी जातिगत जनगणना, हालांकि उसके भी चिदंबरम खिलाफ थे उस वक्त, कांग्रेस के एक बड़े नेता, देश के मंत्री, लेकिन मान लीजिए उसका आंकड़ा जारी कर दे सरकार, तब क्या करिएगा? तब तो मुद्दा खत्म हो जाएगा आपके हाथ से। मुद्दा, आप उस मुद्दे का लाभ तब ले सकते हैं जब आप इनिशिएट करो। मंडल की बात कौन कौन लोग कर रहे थे वो छोड़ दीजिए, मंडल लागू वीपी सिंह ने किया, इतिहास में यह बात गई। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को तो क्रेडिट नहीं जाता मंडल का, नेता ये भी थे, दबाव ये भी बना रहे थे, रामविलास पासवान भी बना रहे थे, लेकिन इतिहास किसको क्रेडिट देता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह को। मान लीजिए जात के आंकड़े ही जारी कर दें, ओम नमः शिवाय, फिर क्या करिएगा? फिर कौन सा मुद्दा लाइएगा? एक दूसरा विषय मुझे जो समझ में आता है, स्त्री सम्मान, संपत्ति की सुरक्षा, आत्मसम्मान का भाव, ये 3 चीजें उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने रौंद डाली थी सामान्य जन के लिए। क्या? एक वीडियो आया है, आज सबने देखा होगा, टीवी पे चल ही रहा है। अतीक का लड़का जो मारा गया, जिसके मारे जाने पे भी बड़ा बवाल हुआ, कुछ लोगों ने कहा संविधान मार दिया, किसी ने कहा लोकतंत्र को मार दिया पुलिस ने। बताइए, संविधान और लोकतंत्र बता दिया असद को। वो लड़के का एक वीडियो आया रोहित बाबू, क्या एक नौजवान को कमरे में 10-12 लोगों के साथ नंगा कर नौजवान को कर रखा है, उसका वीडियो बना रहा और बेल्ट ही बेल्ट, जूते ही जूता मार रहा है, क्या, और रिवॉल्वर भी हाथ में लिए। ऐसों का अगर आप पर्दे के पीछे भी समर्थन करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको नुकसान तो हो जाएगा ना। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का, देश में क्या दुनिया में किसी भले आदमी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये साला तालिबान बना दिया। और लोग जानते हैं, नवेशिकों को भी पत्रकार हैं, जानते होंगे कि अतीक और अतीक के परिवार को हंटर से बड़ा प्रेम था। गोली बंदूक तो बाद में चलाते थे, पहले हंटर उनका बड़ा प्रिय जो अस्त्र था।
हंटर से खाल उधेड़ो, ये उनका प्रिय काम था। ये तालिबान नहीं है क्या? ये आज के दौर के तालिबान है भाई। क्या कहा था एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, सपा वाले ने क्या कहा था वो मैंने बताई दिया रोहित जी को। कांग्रेस के ने क्या कहा, 19 साल, वो बड़े नेता है ना, आप कांग्रेस में नहीं, पहले कांग्रेस में थे, आप गठबंधन में आ गए, राज्यसभा में बहुत काबिल हैं, देश उनकी योग्यता को प्रणाम करता है। उनने क्या कहा था, अब रोहित जी कहेंगे नाम नहीं बताते हो आप ऐसी गोलमाल, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने क्या कहा, 19 साल का मासूम लड़का, वो खतरा था किसी के लिए क्या? मासूम 19 साल का बच्चा, उसको मार दिया, गोलियों से भून दिया। आय हाय हाय, ऐसा लग रहा था सिब्बल साहब रो न दें कहीं है। उस मासूम का एक वीडियो आ गया भैया, क्या खाल उधेड़ रहा है हंटर से, हंटर से खाल उधेड़ रहा है। अब अगर योगी आदित्यनाथ इसको मुद्दा बना रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टी लीड कर रहे हैं, चुनाव लड़नी है, पार्टी को बनाना चाहिए मुद्दा, ठीक बात है, क्यों नहीं बनाएंगे? कुछ सत्यनारायण कथा में आई है भाजपा? नहीं ना। मैं समझ नहीं पाता कि आप उस लड़के के पक्ष में खड़ा क्यों होना चाहते हैं, अधिक के पक्ष में क्यों खड़ा होना चाहते हैं? मुख्तार को कोई सजा का मामला आए, आपको क्यों बेचैनी होती है? या हो भी तो अपने घर में क्यों नहीं बंद हो जाते हैं ताकि कोई दूसरा न देख पाए? 2 दिन घर में कुंडी बंद करिए, रो लीजिए, पीट लीजिए, सिर कूट लीजिए, फिर निकलिए तो ठीक निकलिए बाहर, ताकि पब्लिक तो ना जान पाए। रोहित जी गलत तो नहीं कर रहा। उदास चेहरा बना के आप जनता में क्यों जाते हो यार? समस्या ये ना हो, झूठ मूठ को एक पान खा लो ताकि पता ना लगे चेहरा उदास है कि क्या है। क्या आंखों में चश्मा लगाओ काला ताकि पता ना लगे आंसू है। कुछ तो करो। अतीक और मुख्तार और असद, इन लोगों के साथ खड़े होने वालों के लिए कोई भी हमदर्दी प्रदेश में नहीं होगी, ये लिख लीजिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं इससे 17% वाला वोट मिल जाएगा, वो भी गलत साबित होंगे। मेरी बात लिख के रख लीजिए, ऐसा नहीं होगा। अतीक के जितने अपराध हैं उसमें 50% से ज्यादा तो मुसलमान के खिलाफ है। अतीक कोई धर्मगुरु थे, और लालच तो यही रहा होगा अतीक के साथ देने का। और क्या लालच रहा होगा कि कहा कि सब झूठे मुकदमे हैं अतीक के खिलाफ, एक भी सच्चा मुकदमा नहीं है, कोई अपराध नहीं किया अतीक ने। गजब हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे कोर्ट खोल दी, एएनआई कोर्ट, एएनआई पे ही सारा जजमेंट सुना दिया। निकाय का चुनाव हो, किसी चीज का चुनाव हो, जनता को जब भी बटन दबाने का मौका मिलता है वो ऐसे मुद्दों पर अपनी राय जताती है। रोटी तो वो जानती है हमको कोई नहीं खिलाएगा, हमको खुद ही कमाना खाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन बहन बेटी तो सुरक्षित रहे कांधला में और कैराना में नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मुजफ्फरनगर, दंगा कोई भूल सकता है क्या? ये ठीक है, दंगा जैसी स्थिति हर वक्त तो नहीं रहती, लेकिन दंगा मन में सबके है। और दंगे में क्या हुआ ये सबके मन में आज भी है। जरा सा कोई फूंक देगा तो फिर वो स्मृतियां ताजी हो जाएंगी कि कैसे हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं अपराध से बचिए, अपराधियों से बचिए। किसी जात धर्म के आधार पर भी उनकी अगर पक्षधरता करेंगे तो आप अपने हाथ जलाएंगे, अपना नुकसान करेंगे। स्थानीय निकाय के परिणाम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ने इस अपराध मुक्त, माफिया मुक्त अभियान को किस दृष्टि से लिया है और अपना कितना समर्थन दिया है। ये यहां से तय हो जाएगा 13 मई को कि जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें जो 4.5 करोड़ वोटर है स्थानीय निकाय का, उसने इस घटनाक्रम को कैसे लिया, नेताओं ने कैसे लिया छोड़ दीजिए, जनता कैसे समझ रही है इस घटना को, ये 13 मई को पता लग जाएगा। धन्यवाद।